जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। यह हमला पुंछ जम्मू हाईवे पर हुआ। सेना पर हुए इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल ये आतंकी वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब गुरुवार को सेना की गाड़ी भाटा धुरियाना इलाके में हाईवे से गुजर रही थी। तभी सेना के वाहन पर अज्ञात आतंकियों ने गोलीबारी की। आतंकवादियों की तरफ से ग्रेनेड के संभावित हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस ग्रेनेड हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने हमले पर दुख जताया है। सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले पर भारतीय सेना ने शुरुआती जांच के बाद आधिकारिक बयान में आतंकी हमले की पुष्टि की है। सेना की तरफ से इस बारे में बड़ा बयान दिया गया है। सेना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अज्ञात आतंकियों की ओर से ग्रेनेड के संभावित उपयोग के कारण सेना की ट्रक में आग लग गई, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवानों की मृत्यु हो गई। आतंकी हमले में घायल हुए एक जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आर्मी चीफ ने भी रक्षा मंत्रालय को हमले से जुड़ी पूरी जानकारी दी। ट्विटर ने अपनी नई पेमेंट पॉलिसी को लागू करने के बाद गुरुवार देर शाम एक बड़ा एक्शन लिया, जिसका भारत में भी असर देखने को मिला। ट्विटर ने जानी मानी हस्तियों के ट्विटर हैंडल से उनके ब्लू टिक को हटा दिया। जिन पत्रकारों, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं ने ब्लू टिक के लिए पेमेंट नहीं किया था, उन सभी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। सीएम केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ समेत सियासी पार्टियों के कई नेताओं के हैंडल से टिक हटा दिया गया है। वहीं अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों के प्रोफाइल से भी टिक हटा दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ लैंड डील मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में साफ किया है कि डीएलएफ लैंड डील में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ जमीन के सौदे में केस दर्ज किया था, जिसके 5 साल बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए डीएलएफ के जमीन ट्रांसफर में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस सेशंस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सूरत की कोर्ट का जो फैसला आया है उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। बीजेपी ने कहा कि फैसले से स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है। राहुल गांधी के मामले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि राहुल की अर्जी खारिज कर देना दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। हम अपने अधिकार का जल्द इस्तेमाल करेंगे और निर्णय में जो कारण दिए गए हैं वो संदिग्ध हैं। राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं और बीजेपी को नहीं मालूम कि राहुल किस मिट्टी के बने हुए हैं। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भरोसा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट की गलती को सही करेगा। सूरत कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा, कोयला जमीन सब सेठ की और सेठ साहब की। वहीं प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सेठ की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ भी किसके हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने गौतम अडानी को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने यूपीएससी और एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से बातचीत की। राहुल गांधी को छात्रों के साथ सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठे देखा गया। उन्होंने उनसे उनकी उम्मीदों और अनुभवों के बारे में पूछा। बता दें कि आजकल राहुल युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में गांधी ने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र और बंगाली बाजार का दौरा किया था और इन क्षेत्रों के लोकप्रिय व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया था। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर न्यायिक आयोग ने प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। इस दौरान एसआईटी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। क्राइम सीन रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी की गई। इस रिक्रिएशन के जरिए जांच अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि 15 अप्रैल को इसी जगह पर 3 शूटरों ने अतीक और अशरफ को कैसे मारा था। बता दें कि 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के किसी कॉलविन अस्पताल में अतीक अशरफ की हत्या की गई थी। माफिया अतीक अहमद की हत्या की जांच कर रही एसआईटी को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। अतीक और अशरफ की हत्या का आरोपी अरुण मौर्य असद के व्हाट्सएप ग्रुप शेर अतीक का सदस्य रह चुका है। असद ने अतीक के लिए यह ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में अतीक के वीडियो और उसके वर्चस्व की कहानी बताई जाती थी। बाद में अरुण इस ग्रुप से अलग हो गया था
और 90 व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बन गया था। तीनों हमलावरों को बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें 4 दिनों की पुलिस रिमांड दे दी गई थी। अब एसआईटी इन तीनों से पूछताछ कर रही है। अतीक हत्याकांड में शूटर सनी ने कबूल किया है कि इन तीनों आरोपियों को दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क से हथियार मिले थे। कानपुर का बाबर भी इसी गैंग से जुड़ा था। बाबर के जरिए ही ये तीनों लोग गोगी गैंग के संपर्क में आए थे। हालांकि पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि ये लगातार बयान बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस इन लोगों के दावों को क्रॉस वेरीफाई भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र गोगी गिरोह इन तीनों से एनसीआर में बड़ी वारदात कराना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक 13 अप्रैल को ही अतीक को कोर्ट में मारने का प्लान था। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अफसा की गिरफ्तारी के लिए मऊ पुलिस की स्पेशल फोर्स की 3 टीमें गुरुवार को रवाना हुई। अफसा अंसारी करीब 1 साल से फरार चल रही हैं, जबकि बाकी लोगों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। बता दें कि अफसा की तलाश में पुलिस की टीमें यूपी के कई जिलों में छापेमारी कर रही हैं। अफसा पर कुल 75,000 का इनाम है। वहीं ईडी और सीआईडी भी अफसा को लेकर पुलिस के संपर्क में है। आज पीएम मोदी सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगी। पीएम मोदी का संबोधन विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे होगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की है और उन्हें और भी अधिक मेहनत करने के लिए उत्साहित किया है। ये कार्यक्रम देश के सिविल सेवकों को उत्साहित करने और प्रेरित करने का काम करेगा, ताकि वो विशेष रूप से इस अमृत काल के महत्वपूर्ण चरण के दौरान समान उत्साह के साथ देश की सेवा कर सकें। गुजरात में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने नरोदा गांव हिंसा में पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत 69 आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि 2002 में नरोदा में 11 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 89 आरोपी थे, जिनमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। गोधरा में साबरमती ट्रेन के डिब्बे में आगजनी के बाद नरोदा में हिंसा हुई थी। कोर्ट ने 21 साल के लंबे अंतराल के बाद अपना फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम आरोपियों को पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और नेता मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए नियुक्त किए गए वकील को 55 लाख रुपए की फीस देने से पंजाब की आप सरकार ने इनकार कर दिया है। वकील को पूर्व कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया था। उस समय एक तारीख पर 11 लाख फीस देना तय हुआ था। ऐसे में वकील द्वारा 5 बार की पेशी का 55 लाख रुपए का बकाया बिल पंजाब सरकार को भेजा है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि यूपी के अपराधी को रोपड़ जेल में वीआईपी सुविधा देकर रखा गया है। जिन मंत्रियों के आदेश पर यह फैसला हुआ, उनसे ही वसूली पर विचार किया जा रहा है। भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार को विदेश जाने से रोक दिया। वो लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए सुबह 11:40 पर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची थी। उसने एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या IA 117 में टिकट बुक कराई थी। फ्लाइट 2:30 बजे रवाना होनी थी। सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही भनक लगी किरणदीप कौर जाने वाली है, तत्काल उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। किरणदीप के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के कारण यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। आज मुंबई के घाटकोपर में एनसीपी के संभागीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में 2000 से अधिक प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही सम्मेलन में कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हालांकि इन नेताओं की लिस्ट से अजीत पवार का नाम गायब है। इस कार्यकर्ता शिविर का उद्घाटन शरद पवार करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड, सुनील तटकरे और अनिल देशमुख का नाम शामिल है, लेकिन अजीत पवार का नाम गायब है। बीजेपी ने कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल दावरगेड़े और देवनहल्ली में रोड शो करेंगे। इस दौरान बेंगलुरु में गृह मंत्री बीजेपी के संगठन स्तर पर बैठकों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह 23 अप्रैल तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और वो 2 रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। अपने अंतिम दौरे के दिन तेलंगाना के चेवल्ला लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह 10 मई को होने वाले चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिले में शुक्रवार को यहाँ पहुंचेंगे। भारत में ईद मुबारक मनाए जाने की तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल अरब देशों में ईद का चांद नजर आ गया है। वहां शुक्रवार 21 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। अरब देशों में ईद का चांद नजर आने के साथ साफ हो गया कि भारत में ईद अब शनिवार यानी 22 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अरब देशों में चांद नजर आने के बाद अब बाजारों में रौनक और बढ़ गई है। लोग ईद को लेकर बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल भारत में ईद अरब देशों में हुई ईद के दूसरे दिन मनाई जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं। सब कुछ चांद के दिखने के बाद ही तय होता है।
देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के केस में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 10,827 मरीज ठीक हुए हैं। अभी देश में कोरोना के 65,286 एक्टिव केस हैं। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 10,542 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली में रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। पहाड़ों पर बुधवार शाम से बिगड़ा मौसम का मिजाज बृहस्पतिवार को भी खराब रहा। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत कई जगहों पर ताजा बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में भी दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। बद्रीनाथ में 1 फीट और हेमकुंड साहिब और केदारनाथ में करीब 1.5 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई। बद्री केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हुई हैं। जिन रास्तों से बर्फ हटाई गई थी वहां फिर से बर्फ जम गई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में महायोजना के काम में भी रुकावट आई है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह सन्नी को आज पूछताछ के लिए विजिलेंस टीम ने बुलाया है। विजिलेंस टीम ने उन्हें सवालों का एक प्रोफार्मा दिया है जिसे भरकर उन्हें विजिलेंस को सौंपना होगा। साथ ही एक हलफनामा भी सौंपना होगा जिसमें उन्हें बताना होगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है। वहीं पंजाब के पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी नेता बलबीर सिंह को भी विजिलेंस टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों पर अलग अलग समय पर पूछताछ होगी। दोनों नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। बढ़ती गर्मियों के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में आज से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। यानी मई के महीने में होने वाली छुट्टियों को अप्रैल में ही लागू कर दिया गया है। ये ऐलान महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सभी स्कूलों के लिए किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। स्टेट बोर्ड के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई जैसे अन्य बोर्ड के स्कूलों पर भी ये निर्देश लागू किए गए हैं। पंजाब में शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वाजिब दाम न मिलने से खफा किसानों ने शिमला मिर्च को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं पंजाब के मानसा जिले से, जहां किसानों ने शिमला मिर्च को सड़क पर फेंक दिया। पंजाब के मानसा जिले के रेतीले इलाके में शिमला मिर्च की बड़े पैमाने पर उगाई की जाती है। ये उत्तर भारत के राज्यों में शिमला मिर्च की आपूर्ति करते हैं, लेकिन इस बार बाहरी व्यापारियों के नहीं आने की वजह से कीमत 1 रुपए से 3 रुपए प्रति किलो के बीच है। हालात ये है कि किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही। यूपी की बांदा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरदौली गांव में छापेमारी कर बने व अधबने तमंचे, शस्त्र बनाने के उपकरण, जिंदा कारतूस के साथ बड़ी संख्या में खोखे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी 4 से 5 हजार रुपए में इन हथियारों की बिक्री की जाती थी। बता दें कि यूपी में 11 मई को निकाय चुनाव है, जिसके चलते पूरे राज्य में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। यूपी के नोएडा पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करके बेचते थे। पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों बदमाशों के कब्जे से चोरी के 12 ई-रिक्शे बरामद किए हैं। आरोपी बाबू के द्वारा नोएडा सेक्टर 10 में एक अवैध ई-रिक्शा पार्किंग बनाई गई है, जहां वो अवैध तरीके से ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करता है और ई-रिक्शा पार्किंग में खड़ा करता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबू के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है।